अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ही एक नया मोड़ आया है। वो ये है कि कल तक जो लहजे बदले हुए थे, कल तक जो लोग चैलेंज कर रहे थे, चैलेंज करने वाले वुज़रा आज लड़ाई माफ़ करो की बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी जो कल तक अपोजिशन के वज़न को थोड़ा हल्का ले रहे थे, आज कहते हैं कि लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह करना मुश्किल होती है। इससे हुकूमती एतमाद की कमज़ोरी कहीं या अपोजिशन की अदम एतमाद की ताकत। मैदान लगने से पहले ही बर्फ़ एक ऐसे वक्त में हमें पिघलती हुई नज़र आ रही है, या जो लहजों में हमें नरमी नज़र आ रही है, ऐसे वक्त में जब मुल्क में सियासी हीट अपने अरूज पर थी। शेख रशीद जो कल तक धमकियां दे रहे थे, आज कहते हैं कि हमें सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं शेख रशीद साहब, ज़रा देखिए। मैं तो आज भी चाहता हूं कि हमें सुलह सफाई की बातें करनी चाहिए। इलेक्शन में 1 साल रह गया है और ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन की बात करो। नाजरीन, जोड़ तोड़, मेल मुलाकातें, हत्ता के वजारतों और टिकटों के वादे, सब कुछ हो गया। लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि रुत ही बदल गई। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जलसे में अपोजिशन को धमकियां दे रहे थे और आज वफाकी वज़रा सुलह सफाई और मिल बैठ कर मुज़ाकरात करने की बातें कर रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद के बाद देखना मैं इनके साथ करता क्या हूँ। आज वज़रा गुफ्तगू करने की बात कर रहे हैं। कल हुकूमत बबांगे दोहल ये कह रही थी कि इत्तेहादी और पार्टी के अरकान असम्बली उनके साथ हैं। आज अपने अरकान असम्बली को पार्लियामेंट आने से भी रोका जा रहा है। मतलब कुछ तो है जो हुकूमत इस तरह का जो रवैया है उसने बदला है। दूसरी तरफ MQM ने वाजे कर दिया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलाजमतों में 40% कोटा बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और सूबाई मालियाती कमीशन बनाने के लिए तैयार है और मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और काफ लीग इसके गारंटर बने तो हम तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ हैं। जबकि काफ लीग ने भी ये वाजे कर दिया है कि 3 साल बहुत हो गए, हुकूमत से अपने अरकान तो संभाले नहीं जाते, तो हमें क्यों रोका जाए। हम भी तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने के लिए आज़ाद हैं और बाइख्तियार हैं। अब इस सूरत हाल पर शेख रशीद काफ लीग को क्या पैगाम दे रहे हैं, ये भी देख लीजिए। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ साए की तरह। ऐसे में क्या है, इमरान खान की हुकूमत का जाना बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। वज़रा ने कोई नई हिकमत अमली अपना ली है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन का जो होमवर्क है ये भी खूब दिखाई नज़र दे रहा है। कौन साथ है और कौन साथ छोड़ जाने वाला है, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब आपका। शाह साहब, कल तक जो लहजे थे बड़े गरज रहे थे, बरस रहे थे, प्राइम मिनिस्टर भी, वज़रा भी अपोजिशन पर। आज शेख साहब कह रहे हैं कि सुलह सफाई की बातें करनी चाहिए, इलेक्शन में 1 साल रह गया है, आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, सुलह करना बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो ये सुलह सफाई के जो पैगामात हैं ये किस तरफ इंडिकेशन है, क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को? देखें, अगर कोई अच्छी बात करता है तो कम से कम उसको अप्रिशिएट करने की अच्छी बहुत देर की आते आते मेरे दोस्त, मगर अच्छी बात की है कि सुलह सफाई। हम कब लड़ाई की बात करते हैं? हम तो लड़ाई की बात नहीं करते। हमने तो कभी भी लड़ाई की बात नहीं की। हमने तो आइन में रहते हुए बात की है कि जो भी कुछ हो वो आइन के दायरे में रहते हुए किया जाए। हम किसी भी गैर आइनी तरीके को इस्तेमाल करने के मुतवाज़िन नहीं बन सकते। तो इसलिए अगर शेख रशीद ने अच्छी बात की है तो मेहरबानी है उनकी, और ये आइनी तरीका है, आइन के तहत हमें रहना चाहिए। अगली इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन में जो पार्टियां जीत के आए उनको तस्लीम करो। झगड़ा किस चीज़ पे था? झगड़ा सिर्फ यही था कि भाई जो इलेक्शंस हुई हैं वो ठीक नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी हमारी कोशिश रही कि किस तरीके से भी ये हुकूमत चले, लोगों से किए हुए वायदे पूरे करे और कमिटमेंट पूरी करे, आइन के दायरे में रहते हुए चले, झूठे केसेस न चलाए। तो इन लोगों ने आवाम पे तवज्जो देने के बजाय सिर्फ चोर चोर करते रहे और सिर्फ उसी फार्मूला को अब अडॉप्ट करते रहे कि हम सिर्फ चोर दिखाएं, लोगों को मसाइलों को हल करने का जो मसला है उस तरफ न जाए, अपने आप को बचाने की बात की। हमारी कोई शक नहीं शाह साहब, ऑपोजिशन जो करने जा रही है बिल्कुल आईनी काम है। सुलह सफाई की अगर बातें होंगी और अगर आप लोग सुलह सफाई की पर बैठने को आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार भी होते हैं
तो इस आईनी काम से भी आप लोगों को फिर पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, सुलह सफाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी हो सकती है। सुलह सफाई जो है वो बातचीत के ज़रिए हो सकती है। सिर्फ ये थोड़ा ही है कि आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया है और सुलह सफाई की जाए। सुलह सफाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आईनी तरीके से हो जाए और उसके बाद बैठ जाते हैं और मुल्क को कैसे चलाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनकी तरह के इंतकाम लें और उनसे लड़ें, उनको जेलों में डालें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो चले और आवाम के मसले हल हों, बस यही हमारी। शाह साहब, अपोजिशन को अदम एतमाद की कामयाबी के पीछे जो इतनी कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये कामयाब हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को हटाने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है, वो कि उस दिन अपने लोगों को वो नहीं चाहते कि उस दिन वोटिंग के लिए जाए, इतना बड़ा जलसा रखा हुआ है, इत्तेहादी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इस सब के बावजूद आप लोगों में अगर इतना कॉन्फिडेंस है इसकी कामयाबी का, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? इसलिए यकीन है कि इनकी नाकामियाँ इतनी हैं और महंगाई की चक्की में लोगों को इस तरीके से इन लोगों ने पिसा है और हर पार्टी इस बात पे आ गई है, हर एमएनए इस बात पे आ गया है कि हम इमरान खान का बोझ लेके इलेक्शन में नहीं जा सकते। हम इस जमात में होते हुए भी हम इस जमात से अपनी लाताल्लुकी दिखाएंगे। ये तो हुआ उनकी पार्टी के लोगों का मौक़िफ़, जो भागना चाहते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं। दूसरा जो अलाइज है वो इमरान खान का बोझ कैसे उठाएंगे। वो ख़ुद भी कहते हैं कि जी लोग महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। जो 150 किलो का तेल था वो 450 पे हो गया। जो दवा की गोली 5 रुपए की थी वो 50 रुपए की हो गई। जो पेट्रोल 90 रुपये का था वो 200 रुपये पे आ गया है। जो डॉलर 100 रुपये थे, शेख रशीद साहब कहते थे कि इससे कम करके दिखाओ तो मैं मानूंगा इस बात को। तो वो डॉलर जो है 95 वाला, 110 वाला, वो जाके अभी 200 के करीब पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें कोई ताकत नहीं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उतार दें। ये वो कुव्वतें हैं, वो सियासतदान हैं, वो सियासी लोग हैं जो एमएनए हैं, एमपी हैं, वो तंग आए गए कि हमें आवाम के अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि अभी वो कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते। छुट्टियों पे वो यहाँ पे आप सर्वे करवा लें कि छुट्टियों में 50% एमएनए लॉजेस में रहते हैं, वो नहीं जा सकते वहाँ। वो कहते क्या कहें तो क्या कहे। और अपने अलाइज को ये भी कहते आए कि आपको हम कभी 11 अरब दे रहे हैं, कभी 50 अरब दे रहे हैं, कभी ये दे रहे हैं ये। तो वो भी 3.5 साल में उन लोगों ने अपने अलाइज के साथ कमिटमेंट पूरा नहीं किया। लेकिन शाह साहब, अलाइज के रवैये को इस वक्त में देखें तो उनके रवैये देखकर लगता है कि इत्तेहादियों को कुछ ना कुछ चाहिए, ऑपोजिशन से हो मिल जाए या हुकूमत से मिल जाए, चाहिए उनको अपनी सियासत चाहिए। मैं उनकी तरफ से उनका तर्जमान नहीं हूँ, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि वो सियासी जमातें हैं, उनको ये चीज़ का एहसास है कि जिस हालात पे हुकूमत चल रही है, ये वज़न लेके वो किसी सूरत में भी ये 1.5 साल में नहीं जा सकते। 1.5 साल को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है कि कुर्बान हो जाए मगर हम नेक्स्ट टाइम पे आ जाए। क्योंकि सियासत में तो 3 साल का पीरियड बहुत नहीं होता। लेकिन शाह साहब, मखलूत हुकूमत के आप भी जानते हैं कि बड़े मसाइल होते हैं। बजट पेश करना हो, कोई कानून साजी करनी हो, जो इत्तेहादी होते हैं ये वही वक्त होता है जब वो अपने मुतालिबात सामने रखते हैं और उनको पता होता है कि ये वक्त है कि उनके मुतालिबात सुन लिए जाएंगे। अभी भी सूरत हाल कुछ ऐसी है क्योंकि इत्तेहादियों को पता है कि उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है बड़ी स्ट्रांग है। चाहे वो काफ लीग हो जो चाह रही है कि पंजाब में उसको वजारत आला मिल जाए, जो नून लीग रिलक्टेंट नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी की तो कोशिश है नून लीग मान जाए, उधर से जो एमक्यूएम है वो भी चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ना उनको कुछ दे दे और वो गारंटियां मांग रहे हैं नून लीग से और मौलाना से। तो कुछ ना कुछ तो इस वक्त इत्तेहादियों को चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन से मिल जाए चाहे वो हुकूमत से मिल जाए, उसके बगैर तो वो नहीं चलेंगे।
नेचुरली ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी पार्टियां सियासत करने आती है और जब कुछ लेती है तो वो आवाम अपने वोटर के लिए लेती है, अपनी ज़ात के लिए नहीं लेती है। मगर ये भी उनको नहीं मिला। अलाइज तो रहे, हम 2008 में कमज़ोर तरीन हम पोजीशन पे थे, अलाइज के सहारे पे हमने चलाया। हमारे पास 128 वोट थे और 50 वोट हमें ज़रूरत थी, तो हमने चलाई। मगर इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ अपने अलाइज को 5 साल तक मुकम्मल करवाया। हमारे साथ अलाइज ने हमारी हुकूमत को 5 साल तक चलाया और कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे हम खफा हो जाते। ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है फिल्म के पीपल्स पार्टी ने इतनी कमज़ोर पोजीशन में पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहली मरतबा अपना पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को क्या दे सकती है? क्योंकि एमक्यूएम तो कह रही है कि अगर पीपल्स पार्टी मुलाजमतों में 40% कोटा दे, बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम हो और सूबाई मालियाती कमीशन बनाने के लिए अगर तैयार हैं, तो हम जो है ना वो तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो क्या है, दे सकते हैं आप लोग? ये कुछ है देने के लिए पीपल्स पार्टी के पास एमक्यूएम को देने के लिए? देखिए, हमारे पास कुछ नहीं है कि हम दे सकें, सवाए इसके कि हम उनके मसाइलों को समझें, उनके मसाइल हल करें। देने की ताकत किसी को नहीं है सवाए अल्लाह के। ठीक है शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है कि जरदारी साहब जो वो 20-20 करोड़ जो है ना वो एमएनएस को दे रहे हैं, जो है ना एक मंडी लगाई हुई है, ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार आप लोगों ने गर्म किया हुआ है, मुंह खोले में आप लोगों ने पैसों के, तो इतनी भारी रकम दे के आप लोगों को ख़रीद रहे हैं। 20 करोड़ की ऑफ़र जिसको मिली है वो आके ये कह दे कि मुझे 20 करोड़ की ऑफ़र है, ये टेप है, ये सुन लो। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे एमएनएस बता रहे हैं आके हमें। वो टीवी पे ले आए, सही कह दे कि मुझे 20 करोड़ की ऑफर मिली थी, कहाँ मिली थी, किस जगह मिली थी, कौन बीच में था, मैं कैसे वहाँ पहुँचा, किस कमरे में पहुँचा, बता दे आके। ठीक है। अच्छा शाह साहब, क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि किसी पार्लियामेंटेरियन को वोट देने से रोक सके? आइन और कानून को कोई रूलिंग भी नहीं हटा सकती। जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, कानून के अंदर लिखा हुआ है, वो कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। इसका बिल्कुल एक वाज़े चैप्टर है, क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई वोट दे दे, सही, वोट देने का तस्वर भी बड़ी बात है, वोट दे दे उसके बाद उसको शोकास नोटिस पार्टी देगी, और अगर हफ्ते के अंदर शोकास का जवाब नहीं दिया कि स्पीकर को लिखा जाएगा, स्पीकर उसको शोकास नोटिस देगा कि आओ मुझे बताओ, और वो भी हफ्ते में अगर नहीं आया तो फिर स्पीकर वो ऑर्डर भेज देगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी। अच्छा, तो वो वोट काउंट हो जाएगा? हाँ, वोट तो काउंट होता है, वोट तो काउंट होता है। आप अंदाज़ा कर लें कि सिंध में 2 पीटीआई के मेंबरों ने वोट कास्ट किया, खुले पीपल्स पार्टी के साथ बैठे होते हैं, अभी तक वो। ठीक है शाह साहब, मेरे साथ रहे, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर ही स्पीकर को पहले ये ख़त लिख देते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पे हमारे जो लोग हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे टिकट पर, तहरीक इंसाफ के पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़के आए हुए हैं, तो हम इजाज़त नहीं देते, तो क्या फिर उसके बाद क्या होगा? क्या स्पीकर उनको रोक सकेंगे? ये तो टोटली आर्टिकल 6 में चला जाएगा, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। अच्छा। स्पीकर अगर उनको रोकेगा तो आर्टिकल 6 में जाएगा, क्योंकि ये कह देना कुरान में अंदर भी है कि जब तक गुनाह नहीं कर दे वो, तब तक वो गुनाहगार नहीं है।
आइन के अंदर भी ये है कि जब तक वो पकड़ा न जाए चोरी में या किसी जुर्म में, या तब तक वो सज़ा याफ्ता नहीं हो सकता। परसेप्शन पे कि ये करेगा, ये मुझे कत्ल करेगा, इसलिए 302 की कार्रवाई करो। मतलब कि शाह साहब डिस्क्वालिफिकेशन बाद में हो सकती है, कार्रवाई भी बाद में हो सकती है, वो वोट काउंट हो जाएगा। वोट काउंट हो जाता है। जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा वो आर्टिकल 6 पे ज़रूर जाएगा, कोई भी करे। सही। शाह साहब 10 वोटों की ज़रूरत है ऑपोजिशन को, ये इत्तेहादियों ने पूरे कर देने हैं या इधर आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि जिनके अपने लोग हैं पीटीआई के वो पूरा करेंगे? देखें, हमारी तो उम्मीद है कि 190 तक जाए। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला। और वो इमरान खान को भी पता है, वो शेख रशीद को भी पता है, तब ये कहते हैं कि अपने लोगों को भी आने नहीं दो। अलाइज के सामने भी घुटने टेक रहे हैं, अपना जो स्टैंड सब उनको कह रहे थे कि बोजार को हटाओ, नहीं हटाने की बात करता था। आज अपने ऊपर जब आ गई है तो बोजार की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो वैसे तो नहीं है, अगर आप समझते हैं वो वैसे है तो शौक और खुशी में है, तो तब जब वो समझते हैं कि मेरा सिस्टम ख़त्म हो चुका है, अब जो आखिरी हाथ में ये गालियाँ कैसे क्यों दी जाती है? गालियाँ तो फ्रस्ट्रेशन में देता है, हारा हुआ आदमी, मार खाया हुआ आदमी गालियाँ देके। अच्छा शाह साहब, एम्पायर न्यूट्रल है जिसकी बात हमेशा ऑपोजिशन करती आई है। न्यूट्रल में तो कल अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं इमरान ने न्यूट्रल पे, और वो क्यों किए हैं, क्योंकि एक ब्रीफिंग थी उसमें कहा गया कि हम न्यूट्रल है, तो उस पर कह दिया, जानवर बना दिया। और फिर मौलाना फजल रहमान को कहने के लिए गलत लफ्ज़ अपने बैठे हुए चीफ को भी नाम लेके इन्वॉल्व कर दिया। ये कोई अच्छी रवायतें ये कायम नहीं करता जा रहा। हमारे ऊपर इतनी सख्तियाँ हुई फिर भी कभी हमने बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आप लोग ये बात ठीक है, लेकिन सेलेक्टेड की बात तो हमेशा करते आए ना बिलावल साहब। सेलेक्टेड कहते थे, ये कोई सिलेक्टेड गलत लफ्ज़ है भाई। सिलेक्शन तो वर्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सिलेक्शन करनी चाहिए या गैर आईनी तरीका सेलेक्ट करना चाहिए। यही तो पूछ रही हूँ इस बार। एम्पायर न्यूट्रल है, तसल्ली है आपको? मैंने कहा कि मैं न्यूट्रल लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगा कि उन लोगों ने माना अलग बना दी है न्यूट्रल की। अच्छा। हुक्मरानों ने कल मुझे ने कहा जाए। ठीक है। अच्छा शाह साहब, नून लीग पर आप लोग एतबार कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा एतजाज़ हसन साहब ये कहते आए हैं कि नून लीग पर एतबार ना करना चाहिए, माजी में भी बड़े धोखे खाए हैं, हमेशा पीठ पे छुरा घूमते हैं। बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड फेथ है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाज़े तौर पे हमने डिसाइड किया है कि हम किस हद तक एक दूसरे के साथ हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीडीएम है, मगर हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, मगर अपोजिशन का हिस्सा है। अंदर पीडीएम थी, अपोजिशन भी थी। अपोजिशन जॉइंट अपोजिशन के नाम से ये चला है, ये जॉइंट अपोजिशन का रोल चल रहा है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, भुट्टो साहब भी अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में उन्हें बैरूनी साजिशों की बू आती थी कि बैरूनी जो ताकतें हैं वो उन्हें इक़्तिदार से बाहर करना चाहती हैं, जिसका वो बरमला इसका इजहार भी करते थे। आज इमरान खान साहब भी वही बातें कर रहे हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है, मगरब यूरोप सब मिलकर साजिश कर रहे हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर किया जाए। अगर उनकी ये बात सुन ली जाए तो बड़े सवालात उठते हैं ऑपोजिशन पर कि क्या ऑपोजिशन गैर मुल्की ताकतों के हाथों में खेल रही है? माशाल्लाह आप बड़ी ज़ीरक है, समझदार है, और उस मुल्क का अवाम भी बड़ा समझदार है। भुट्टो के कहने में और इनके कहने में फ़र्क है। भुट्टो ने तब कहा था जब हेनरी किसिंजर ने कहा था कि तुमने एटमी ताकत से हाथ नहीं उठाया तो तुम्हें दुनिया के लिए सबक बनाया जाएगा। जब पाकिस्तान फ्रांस से एटमी प्रोसेसिंग जो प्लांट था उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तब खत लिखा था। तो तब भुट्टो ने कहा था उसके जवाब में कि बैरूनी ताकतें, इसके ये तो लाडला था, तो लाडले को क्या पड़ गई है? ये कभी कश्मीरियों का बात करता है, कश्मीरियों की हिमायत हमने जारी रखी है।
बिल्कुल जारी रखी है। सरीना के बाद हमने 950 दिन पूरे किए हैं और तकरीबन 20 घंटे भी आज हो गए, पता नहीं कितने मिनट हो गए। ये हिमायत है कश्मीरियों की, जिसके लिए भुट्टो शहीद कहते थे कि मैं 1000 साल तक लड़ूंगा, कश्मीर को आज़ाद करवाऊंगा। कोई आदमी 1000 साल तक नहीं लड़ता, मगर जो सियासत होती है, जो नज़रिया होता है, वो सदियों तक चलता है। ठीक है शाह साहब, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में अपोजिशन की अगली स्ट्रैटेजी क्या है, लाएहमल क्या है? अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, फौरी नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, नया वज़ीर आज़म कौन होगा? अगर इतना यकीन है आप लोगों को कामयाबी का, जो अपोजिशन बड़े दावे कर रही है, तो अगला प्लान तो ज़ाहिर है बनाया होगा आप लोगों ने। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी पार्टी लीडर है, उनका अंदर तीनों जमातों का, चारों जमातों का, पांचों जमातों का तयशुदा है कि हमें क्या करना है, उसको आम नहीं किया है। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर कहता हूँ, हम इमरान का वजन क्यों उठा के इलेक्शन में जाए? हम जो आइन के अंदर गैर आइनी तरीके से अमेंडमेंट की गई है, उनको ठीक करके 3-4 महीने में जाना चाहिए हमें कि भाई हुकूमत आओ, इलेक्शन करो, और जो जीतता है वो पाकिस्तान की रियासत को संभाले, और हम सब COD के तहत जो हमने वहाँ तय किया है, हम उनकी मदद करें और पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से बचाएं। ये हमारा मैं समझता हूँ इम्तहान होगा सियासी जमातों का कि किस तरीके से किरदार के लिए लड़ते हैं या पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी सोचते हैं। उसमें अगर हमें किसी मुखालिफ, बदतरीन मुखालिफ का भी साथ चाहिए तो हम वो भी उनसे लेने के लिए तैयार होंगे। अवाम इस हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज़ हैं, इस मैशियत का जिस पर आप दिन रात अपोजिशन तनकीद करती है, इसका बोझ कैसे उठाएंगे? 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, 5 रुपये बिजली सस्ती की, इस पर आप लोगों ने बड़ी तनकीद की कि जब आलमी मंडी में महंगा हो रहा है तो ये बोझ हुकूमत नहीं उठा सकती। हुकूमत नहीं उठा सकती तो आप लोग ये बोझ कैसे उठाएंगे? ये जो जिन पॉलिसीज़ को ये टो कर रहे हैं, ये चलाना आप लोगों के लिए क्या मुश्किल नहीं होगा? देखे कितने सादे हैं आप एंकर भी, बड़े सादे हैं। 5 रुपया बिजली का कम किया और 5 रुपया कह दिया कि पेट्रोल की जो चार्ज क्या कहते हैं इसको सर्कुलर, आई डोंट नो, बिजली की चार्जेस जो होती है महंगाई सर्कुलेटेड, वो डाल दी 5 रुपये कि कान को ऐसे नहीं पकड़ो, ऐसे पकड़ लो। अब जब इतनी जगलरी की जाएगी गरीब लोगों के साथ, तो अंदाज़ा करें कि इनमें से किसी को उम्मीद है? हम आपको ये बता रहे हैं, कुछ न कुछ हम लोगों को करके देंगे। ये जो 2018 से 2040 तक ले गए हैं ना, तो हम 2040 से वापस लाके 2030 तक तो खड़ा कर सकते हैं। 2018 से चले ये और 2040 तक पहुंचा दिया। ठीक है, प्राइसेस 2040 में जो होनी थी वो आज उसने कर दी है। मगर हम ये जरूर करेंगे कि 2040 से वापस आके 2030 पे ले आएंगे। ठीक है, आखिरी सवाल शाह साहब, 23 मार्च के जो लॉन्ग मार्च है PDM का, ज़रा मोटिव एक है, मकसद एक है सारी अपोजिशन जमातों का, लेकिन आप लोगों ने अलग लॉन्ग मार्च किया। PDM 23 मार्च को करने जा रही है, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी? देखिए, पहले हमारा गोल ये है, जब ये हो जाएगा उसके बाद बैठ के सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन जब वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा, प्राइम मिनिस्टर के मुआविन खुसूसी अली नवाज़ अवान साहब एक छोटे से वक्फे के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब आपका। अली नवाज़ अवान साहब, ये अचानक क्या हुआ? कल तक धमकियां देने वाले और शहबाज शरीफ, जरदारी और मौलाना को चूहे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले
आज बातें कर रहे हैं कि सुलह सफाई की तरफ आना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, मामलात को अच्छे तरीके से हल करना चाहिए। ये आज अचानक हवा बदली कैसे? नहीं, आप फवाद की ट्वीट की बात कर रही हैं मेरे ख्याल में। मैं शेख रशीद साहब की बात भी कर रही हूँ, जो कह रहे हैं कि मामलात को सुलह सफाई से हल कर लेना चाहिए। आज उन्होंने ये बात की है। तो हमेशा ये कहते हैं, देखें जी, अदम एतमाद हम तो नहीं लेके आए, अदम एतमाद तो वो लेके आए। हाँ। और हम ये कहते हैं मुल्क को आगे की तरफ जाना है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनका कोई हल निकलना चाहिए। बट ऑपोजिशन ये मानने को तैयार नहीं है। जब भी हम ऑपोजिशन को दावत देते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर दें, चाहे स्पीकर साहब दें, या प्रेसिडेंट दें, वो उसको हमेशा ठुकरा देते हैं, आपके सामने ही है। और जब हम उनके साथ बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि नैब के अंदर 35 जो उसकी मेन क्लॉज है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए। तो हम तो हमेशा तैयार हैं। तो पहली दफा तो हमने ये नहीं कहा, हम तो हमेशा कहते हैं। पर देखें, असूल वाज़ेह कर लेने चाहिए पाकिस्तान के स्टेक के लिए, पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हम तैयार बैठे होते हैं, हर वक्त हर रास्ते पे तैयार बैठे होते हैं। बट अगर आप ये कहें कि नहीं, हम अपनी पर्सनैलिटीज की बात करें, पर्सनैलिटीज को एनआरओ की बात करें, उसके ऊपर तो तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं है। लेकिन आप देखें ना कि कल तक प्राइम मिनिस्टर बातें क्या कर रहे थे। आप लोग तो अपने लोगों को धमकियां दे रहे हैं ना। शेख रशीद साहब ने भी कहा, आप लोगों के वुज़रा ये बात कर रहे हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद वाले दिन वोट देने जाएगा, हमारे जो कारकुन है उनका घेराव करें। आप लोग तो डायरेक्टली धमकियां दे रहे हैं, अपने ही लोगों को डरा धमका रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को तो अपने ही लोगों पर एतमाद नहीं है। पार्लियामेंट में आकर सामना करें आप लोग, बजाय इसके कि जलसा उस दिन आप लोगों ने रख लिया है। मेरा नहीं ख्याल, मरियम कहती थी जलसों में, मेरे ख्याल शायद आपने वो सुना नहीं, क्या? वो कहती थी लोटों की जगह वॉशरूम में होती है। हाँ। और आपने सीओडी के अंदर भी देखा था कि लोटों के ऊपर क्या पॉलिसी थी। हम तो शुरू से कहते थे कि आपने, अगर आप तहरीके इंसाफ के वोट बैंक पे जीते हैं, हाँ। आप इमरान खान के नाम पे जीते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात, आप इस्तीफा दें और आपने जो अपना नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना है, जिस जमात से लड़ना है, आजाद लड़ना है, आप लड़ें। पर ये तो नहीं हो सकता ना कि हम आपके साथ गुडी गुडी रहें और कि आप तरीके से पहले आप टिकट लेने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं और जब आपको टिकट मिलता है और इमरान खान के नाम पे आप जीत जाते हैं तो आप ये कहें कि नहीं, हम वहां जाके तरीके इंसाफ के खिलाफ वोट करेंगे। इस तरह तो नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग आईनी तौर पर पार्लियामेंटेरियन को इजलास में जाने से रोक भी नहीं सकते। हम कब रोक रहे हैं? किसको रोका है हमने? आप लोग कह रहे हैं कि उस दिन कोई नहीं जाएगा। जलसा क्यों रखा है आप लोगों ने? आपने जो मुझसे सवाल किया कि शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि पार्टी कारकुनों का घेराव करें अगर कोई पार्टी से मुनहरफ होता है, तो उसमें ये कब कहा हमने कि हम उनको कह रहे हैं कि आप जाइएगा मत? हम तो ये तो बिल्कुल मना नहीं कर रहे। अगर वो कोई इस तरह का अमल करता है उसके बाद आपके सामने होगा जो होगा। लेकिन अगर कोई इस तरह का अमल करता है, वोट तो वो काउंट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो कार्रवाई है वो तो उसके बाद होगी ना। लेकिन उस दिन जिसने वोट दे दिया वो वोट काउंट हो जाएगा। मैंने आज शाजिया, मुझे पहली दफा पता चला कि शाजिया एज स्पीकर रोल भी प्ले कर सकती हैं असेंबली के अंदर। कि प्रोगेटिव स्पीकर के पास है शाजिया। अगर आपने जिस क्लॉज की आप खुद ही अपनी तरफ से कह रही हैं कि ये मैं खुद से बात नहीं कर रही, कुछ 4 माहिरीन कानून से मेरी बात हुई है, माहिरीन से बात हुई है, उनसे बात करने के बाद, उनसे तस्दीक करने के बाद ये मैं बात कर रही हूँ। नहीं, तस्दीक क्या, उन कानून के माहिरीन जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ कानून के माहिरीन खड़े हैं, उनकी भी इंटरप्रिटेशन अपनी है। पर इस पे फैसला किसने देना है? देखिए, अदालत लगती है, दोनों तरफ से वकील जाते हैं। ये तो नहीं होता सिर्फ एक तरफ से वकील जाते हैं और फैसला होता है। और आपके सामने फैसला हुआ है। यूसर रज़ा गिलानी के केस के अंदर तो एतजाज हसन वकील थे और जब एतजाज हसन वकील थे उनके खिलाफ फैसला हुआ। क्या मतलब एतजाज हसन की बात मान ली थी कोर्ट ने? नहीं ना। इस वक्त जज कौन है? इस वक्त जज है आपके स्पीकर साहब असद कैसर साहब। असद कैसर साहब ने उसकी पहली दफा, क्योंकि पहली दफा ये आ रहा है तो पहली दफा इसकी इंटरप्रिटेशन होनी है। असद कैसर साहब, स्पीकर साहब समझेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन, जिस तरह उस तरह वो फैसला दे देंगे। इसमें कौन से अपने लोगों को तो जैसे कैसे आप रोक लेंगे? इत्तेहादियों पे तो जोर नहीं चलेगा ना। इत्तेहादी तो अभी कुछ लोग दो की पॉलिसी जो है ना वो उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तेहादियों के पास आप लोगों के लिए देने को है कि आप लोग कह रहे हैं कि पहले जरा इससे निमट लेते हैं जो विफाक में तहरीक अदम एतमाद आ रही है, बाद में जो बुज़दार साहब का मामला है उस पर देख लेंगे। तो काफ लीग तो इस चीज पर एतमाद करने को तैयार ही नहीं है।
अब देखें, फिर आप उन्हीं की बेस पे बात कर रही हैं। हमारे सामने तो इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। आपको अगर याद हो, इस तरह के सवाल उस वक्त भी उठ रहे थे जब हमने जॉइंट सेशन बुलाया था और हमने उसकी 6 तारीख से डेट जब 19 तारीख की थी तो सारे ये कह रहे थे अलाई साहब के साथ नहीं खड़े हुए। और जिस दिन हमारे वो सेशन आया, हमारे 33 बिल पास हुए। उसके बाद आपके सामने खान साहब ने अदमे अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, सारे हमारे साथ खड़े थे। अभी रिसेंटली जहां उनकी अक्सरियत है सेनेट के अंदर, हमारे एलाइज हमारे साथ खड़े थे और उनके नंबर कम हो गए। तो आई डोंट नो, एलाइज आपके साथ खड़े होंगे। फिर मुझे लगता है आपने आज शेख रशीद साहब की वो बात नहीं सुनी जिसमें वो काफली को आड़े हाथों ले रहे हैं कि 5-6 सीटों वाले अब हमें ब्लैकमेल करेंगे पंजाब की वजारत आला के लिए। उधर एक वो लफ्जी जंग शुरू हुई हुई है। सियासत में बातें होती रहती हैं, बयान चलते रहते हैं। उस तारिक चीमा साहब भी तो है ना, एक तो मोहम्मद सलाई कुछ बोल रहे हैं, मोहम्मद सलाई साहब ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की है, परवेज अलाई साहब ने कोई एक और बयान दिया है, तारिक चीमा साहब कोई और बयान दे रहे हैं। ये बयान चलते रहते हैं, डोंट टेक देम सीरियसली। नहीं, कैसे सीरियस ना लें? जो मीडिया पर आकर एक पॉलिटिकल वर्कर अगर बात करेगा, कोई सीनियर लीडर आकर बात करेगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी बात को सीरियस ना लें? आप जो बातें कर रहे हैं, क्या हम आपकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए? इस वक्त अली नवाज अवान मेरे प्रोग्राम में बैठ के जो बातें कर रहे हैं, मैं उसको सीरियस ना लूं? जरदारी साहब जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात करते थे कि मैं इनका पेट फाड़ूंगा, मैं इनको रोडों पे घुमाऊंगा, इनको हर पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर इनको टांग दूंगा, और फिर कहते थे अली बाबा 40 चोर। दूसरी जरदारी कहते थे ये सारा टब्बर चोर है। वो कहते थे ये हमें मरवाने के लिए यहाँ छोड़ जाते हैं, खुद जब तक नहीं आएंगे हम ये नहीं करेंगे। मौलाना साहब कहते थे करप्शन मेरे लिए मैटर नहीं करता, इसलिए मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ और मुझे पता है नवाज शरीफ करप्शन करता है। वो कहाँ बैठे हुए तीनों आज? वो 3 स्टूडेंट्स कहाँ है? आपको कहाँ ना एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जो मिनिस्टर ने पहले कह दिया हुआ था। शेख रशीद के बारे में क्या कहते थे वो आपको याद है या मैं करवाऊं? परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे आपको याद है या मैं करवाऊं? वही बात आप मेरी बात आप पहले आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, उसके ऊपर मैंने एक लॉजिक दी और जो हिस्ट्री के ऊपर बेस करती थी। आप उसके बाद जो दूसरा सवाल किया, मेरी बात को ही आप सेकंड कर रही। नहीं, तो इसका मतलब है कि आप लोग जो बातें करते हैं उनको सीरियस लेना नहीं चाहिए। सियासतदानों पे एतबार करना ही नहीं चाहिए। आप ये मैसेज दे रहे हैं, सियासतदानों पे एतबार करना ही नहीं चाहिए। आप शाजिया, जैसे हम मीडिया की बहुत सारी बातों पे एतबार नहीं करते, हमें पता है फेक न्यूज चल रही है, पर इसका क्या मतलब हम मीडिया देखना बंद कर दें, मीडिया सुनना बंद कर दें? आपको बड़ा अच्छा शो होता है, हम क्या नहीं एक दो फेक न्यूज चली है मैं इसको चलाना ही बंद कर दूं, देखना ही बंद करूं? इस तरह तो नहीं हो सकता ना। चीजें अच्छी की तरफ जा रही हैं, उसकी तरफ भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। बुज़दार साहब को हटाने का फैसला कर लिया है क्या वफाक ने, प्राइम मिनिस्टर? ये भी आपने अपनी तरफ से कोई फैसला सुना है? इसमें कोई मैं पूछ रही हूँ, मेरा सवाल है ये। कोई बात नहीं है। बुज़दार क्यों ये जो जराए से खबरें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कल, मेरी बात सुने, फवाद चौधरी साहब ने भी कल ये बात कहा है कि इस पर बात चल रही है। इस पे कोई बात नहीं हुई, सिर्फ बात जिस चीज पे चल रही है वो जो अदम एतमाद पेश हुई है इस्लामाबाद के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, सिर्फ उसके ऊपर बात हो रही। मैं आज प्राइम मिनिस्टर से मिला था, आधा घंटा हमारी मुलाकात हुई है, उसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं। तो काफ लीग जो कह रही है कि आप लोग उन्हें ये कह रहे हैं कि पहले इस मामले को देखें, बाद में बुज़दार साहब के मामले को भी देख लेंगे, तो वो काफ लीग झूठ बोल रही है। देखिए वो काफ लीग से आप पूछे ना, उसका जवाब दे, मैं तो नहीं, वो काफ लीग। तो मैं आप जाहिर सी बात है, अगर काफ लीग की हुकूमत से कोई बात होगी, मैं हुकूमत से भी तो पूछूंगी ना कि भाई आपकी बात हुई या नहीं हुई। मोहम्मद सलाई कह रहे हैं कि हम हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इन बातों पे क्यों नहीं? मोहनस कहते हैं हम तो हमेशा वफा करते हैं, हम तो जहाँ खड़े होते हैं खड़े रहते हैं, ये हमारे बड़ों का एक तरीकाकार है जिसपे हम पहचाने जाते हैं। आप उनकी बात पे क्यों यकीन नहीं करें? बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अली नवाज अवान साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। चाइना से क़ुर्बतें और अमेरिका से दूरियां, बस यही शायद कहानी है हमारी मौजूदा खारजा पॉलिसी की। एब्सोल्युटली नॉट की कीमत कहें इसको या दौरा रूस के आफ्टर इफ़ेक्ट्स कहें, पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोप की आंखों में खटक रहा है। अमरीकी कानून साज़ों ने पाकिस्तान को एक बार फिर से दहशतगर्दी से जोड़ा है और इल्ज़ामात लगाए हैं। अमरीकी अपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन कांग्रेस में स्कॉट पेरी ने एक बिल के ज़रिए पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है। नाजरीन,
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस हो या पाकिस्तान का चाइना की तरफ झुकाव, आलमी सतह पर अफगानिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाना हो या फिर यूक्रेन जंग में न्यूट्रल रहने की हमारी पॉलिसी, आलमी ताकतें ये सब आसानी से हज़म करने को तैयार नहीं हैं। शायद यही वजह है कि FATF की 34 में से 32 शराइत पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। और दूसरी तरफ IMF के तेवर भी अब बदले बदले से नज़र आ रहे हैं, जिसने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कबूल किया है, ना ही पेट्रोल पे 10 रुपये कम करना इन्हें हज़म हो रहा है। मगर दूसरी तरफ भारत मकबूजा कश्मीर में जो खून की होली खेल रहा है, मासूम कश्मीरियों को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाकर रख दिया गया है। लेकिन ये जो आलमी ताकतें हैं और बैन-अल-अक़वामी इदारे हैं, ये सब चुप इख्तियार किए हुए हैं। पाकिस्तान मासूम कश्मीरियों और बेगुनाह अफगानियों के हक़ में आवाज़ उठाए या रूस यूक्रेन जंग में फ़रीक बनने से इनकार करे तो इसके ख़िलाफ़ पाबंदियों का बिल लाया जाता है। मगर इजराइल की फ़लस्तीनी ज़मीन पर नाजायज़ आबादकारियाँ हों या भारत के कश्मीर का कब्ज़े की दास्तान, इंसानियत पर जुल्म की पुकार सुनने वाला कोई मुहज़्ज़िब मुल्क कोई सामने नहीं आता। आलमी तंजीमें, सुपर पावर्स और IAEA कहीं बिल नहीं लाता, ना कोई करारदाद पेश होती है और ना ही पाबंदियाँ लगाने का कहीं मुतालबा किया जाता है। आलमी ताकतों की जो दोगली पॉलिसी है क्यों है, और पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल में कहाँ खड़ा है? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से अमेरिकी पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो टेबल हुआ है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के फंड्स हैं इनको सपोर्ट कर रहा है, इसे रोक नहीं रहा है, वो पाबंदियाँ लगाने की बात कर रहे हैं। ये अमेरिका किस चीज़ का रिएक्शन दे रहा है? रूस यूक्रेन जंग में जो पाकिस्तान न्यूट्रल रहने की बात कर रहा है, क्या वो समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि पाकिस्तान न्यूट्रल है? ये किस चीज़ की जो है ना वो अमेरिका को गुस्सा है या अमेरिका को ग्रजेस हैं जो निकाल रहा है इस तरह के बयानात देकर या इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं? शुक्रिया शादिया। अच्छा, मेरा ख्याल था हम आज इंडिया की बात करेंगे, जो असल इस वक्त इशू है हमारा सिक्योरिटी साइड पे। मैं वो भी बात करूंगी सर। ये चीज़ें जो हैं ये अमरीकी कांग्रेस में, सेनेट में बार बार इस तरह की चीज़ें आई हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वेदर ये पर्टिकुलर मूव जो है टाइम्ड है नहीं है, बात यह है कि ये कितनी दफ़ा बात होगी और कितनी दफ़ा जवाब ये मिलेगा कि एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म को आप उसके खिलाफ बिल ला रहे हैं। आपको तो उसके हक में बिल लाना चाहिए जितना पाकिस्तान के पिछले 20 साल में नुकसान हुआ है। बहरहाल ये एक इस तरह के बिल से मैं ये भी कहूँ बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करके इंपॉर्टेंस देने की भी ज़रूरत नहीं। ये फ्रिंज एलिमेंट है, एक आध को बात कर लेगा, अपने को पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी एंड दैट विल बी दी एंड ऑफ इट। ये प्रोसेस इनका चलता रहता है। हमने तो बार बार बात की है कि पाकिस्तान हर एक के साथ मिल के आगे चलना चाहता है। पाकिस्तान की पॉलिसी किसी के खिलाफ नहीं है, और पाकिस्तान जब जियो इकोनॉमिक्स की बात करता है तो जारी बात है कि हम उस इक्तिसादी पहलू को सबसे अहमियत दे रहे हैं अब, और जहां जहां जो मेरे साथ काम करेगा वो म्यूचुअल। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तरफ हम मिलकर साथ चलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप पर हम ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो साजिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने की। एक तरफ उन पर साजिशों का इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कैसे वो साथ चलेंगे इन इल्ज़ामात के बाद? सॉरी बट मैं देखिए आई एम सॉरी बट मैं हैरान हूँ कि इस वक्त हम कल से एक सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं सिक्योरिटी के पस मंज़र में। कभी तो हम इस तरह एक नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस की चीज़ को वो इंपॉर्टेंस दें जो ज़रूरी है। इतनी बड़ी एक चीज़ हुई है दुनिया में, उसको हमें उजागर करना है। किधर आप किन चीज़ों की बातें कर रही हैं? ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज़ सी आप किसको बुला रहे हैं, किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। आई मीन आई एम सरप्राइज्ड। अगर आपने ये गुफ्तगू करनी है तो दे आर मच बेटर मोर इन्फॉर्म्ड पीपल अबाउट। सर, आप इन पॉलिसी को करते हैं, इन सारी पॉलिसीज को समझते हैं कि अगर अमेरिका पर इल्जाम लगेगा, यूरोप मगरिब पर इल्जाम लगेगा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इल्जाम लगाएंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा ना सर? मैं पॉलिटिकल पॉलिसी कंट्रोल नहीं करता जी, ये आपको भी पता है। बहरहाल देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान ने बार बार ये बात की है कि हम अपनी पॉलिसी अपने मफादात में चलाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है अब जो कोई चीज़ प्रेशर में आके करेगा। अगर हमारे फ़ायदे में है तो हम करेंगे, नहीं है तो हम एक्सप्लेन करेंगे।
तो ये बहुत बात हो गई रशिया के दौरे पे। रशिया का दौरा पाकिस्तान का बायलैटरल दौरा था। पाकिस्तान को एक इनविटेशन था वजीर आजम को, वो उन्होंने अवेल किया। हमें तो नहीं मालूम था कि जिस दिन हम उधर होंगे ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। वहां भी गए तो बिल्कुल सही बात की जो बात करने वाली थी। आज तक वो बात कर रहे हैं। यूएन जनरल असेंबली में क्या कहा है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने कहा है कि जंग जो है खत्म होनी चाहिए, इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, सिविलियन लॉस नहीं होना चाहिए। हम प्रिंसिपल्स पे हमेशा खड़े होते हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। तमाम बातें हमने वो की हैं जो एक मैच्योर मुल्क करता है, जो चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्यों? लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जो पैगाम दे रहा है न्यूट्रलिटी का, क्या मगरिब, अमेरिका, यूरोप इसको समझ रहा है कि वाकई हम न्यूट्रल हैं? क्या वो इसको समझने के लिए तैयार है जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, पहली बात है ये वर्ड न्यूट्रलिटी और न्यू न्यूट्रलिटी नहीं है। हम प्रिंसिपल्स पे खड़े हुए हैं। जो यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स हैं हम उस पे खड़े हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान एक या दूसरे की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ अपना दिया है। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। बाकी तमाम दुनिया के सरबराह तो मॉस्को पहुंचे हुए हैं। अगर हमारा वजीर आजम जाके वहां पे बात करे तो वो किस तरह गलत हो सकता है? ये बात सबको मालूम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्टॉर्म इन अ टी कप है। ये मीडिया पे, ट्विटर पे ये चीजें चल रही हैं। अल्टीमेटली द वर्ल्ड इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि प्रेशर में आके कोई फैसला किसी भी मुल्क को करना गलत होता है, और ये पाकिस्तान ने बार बार बात वाज़ेह की है। द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर अबाउट इट। इससे आगे इस पे बहस का मेरा ख्याल है कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की पोजीशन अंडरस्टूड है। एवरीबडी रियलाइजेज एंड रिकग्नाइजेज से हम बात कर रहे हैं, और हमारी यही ख्वाहिश है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि इसका सारी दुनिया को नुकसान है, लॉस ऑफ लाइफ है, उसके बाद जो एनर्जी की प्राइसेस, वीट की प्राइस। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है ना। अगर आप यूरोप को तनकीद करेंगे, आपको पता है कि हम एक्सपोर्ट्स के लिए हम यूरोप की एक बड़ी मंडी उसको टारगेट करते हैं। अगर वहां से पाबंदियां लगती हैं, जाहिर है यूरोप, अमेरिका, मगरबी सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो रशिया का मामला हो। और अगर वहां से कोई पाबंदियां लगती हैं तो ऑटोमेटिक आपकी मैशत को नुकसान पहुंचेगा। हम तो बिल्कुल नहीं ले रहे जी। आप, मुझे लग रहा है जिस तरह के सवालात हैं और मीडिया पे बात चल रही है, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगी और कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगने जा रही। थोड़ा सा तहम्मुल से हमें ऑपरेट करना है। हम कोई इमोटिव फैसले नहीं कर रहे, प्रैग्मेटिक डिसीजंस हैं। हमने किया क्या है, मतलब किस चीज को हमने, कहां पे जाके को गलती को, किसी को गलत क्या बात हुई है, कोई पॉलिसी तब्दील हुई है? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं किसी कैंप पे नहीं है, कोई कैंप पॉलिटिक्स नहीं है, बिल्कुल कोई इस किस्म की बात नहीं। सो आई थिंक वी हैव टू बी अ लिटिल रिस्पेक्टफुल ऑफ सॉवरेन डिसीजंस। हमें शायद खुद आदत पड़ गई है कि कोई बात हो थोड़ी सी तो उस पर कहते हैं कि खुदा ना खास्ता क्या हो गया। कुछ नहीं होने जा रहा। बिल्कुल इस वक्त हम अपनी पॉलिसी देख के, समझ के, दुनिया जिस तरफ जा रही है वो हमारी वजह से नहीं हुआ जो वहां हुआ है। हमें अपनी पोजीशन देख के और आगे अपना फोकस रखना है, और जहां जहां पाकिस्तान है वो फैसले लेने हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई फैसला ज्यादा किसी को पसंद आ गया, नापसंद आ गया, मकबूलियत हो गई, नहीं हुई, इस बेसिस पे फैसले नहीं होते। बिल्कुल ठीक तहम्मुल के साथ, बिल्कुल जो बात पाकिस्तान कह रहा है पिछले 3 साल से उसी पे अमल कर रहा है, एंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स। सही। डॉक्टर साहब, भारतीय मिसाइल का पाकिस्तानी हुदूद में आकर गिरना 9 मार्च का ये वाकया है। भारत ने एतराफ़ भी किया है कि हमारी गलती थी, माफ़ी भी मांगी है। पाकिस्तान उनकी इस गलती को गलती तस्लीम करता है, या आप समझते हैं कि ये एक साजिश थी? ये जी को बच्चे की टॉफी तो नहीं कोई चोरी करके भाग गया जिसको मैं एक्सेप्ट या ना एक्सेप्ट करूं। दिस इज ए मेजर इवेंट। एक न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाली रियासत ये कहती है कि मैं मेंटेनेंस कर रहा, यानी सफाई कर रहा था अपनी पिस्तौल की, पिस्तौल चल गई। ये कोई गोली किसी रिवॉल्वर से निकली है? आप एक मिसाइल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस ऊपर उड़ती हैं, आपको ये भी तौफीक नहीं हुई कि आप 3 दिन बता दें कि ये हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका ख्याल था कि मामला रफा दफा हो, बस खत्म होगी बात, दुनिया को पता ना लग जाए। उसके बाद अपना झूठ जो बोल रहे हैं, ये असल में इस वक्त हिंदुस्तान की रियासत का कैरेक्टर बन गया है। ये कोई एक वन ऑफ इशू नहीं है। देखिए, अगर मैं ये मान लूं गलती है, तो पहली बात है कि अगर ऐसे गलती करना, अगर ये पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता की होती तो अभी आग लगी होती सारी दुनिया में। सो आप देखें, अगर उनसे अपने पुर्जे नहीं संभाले जा रहे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कोई मतलब है कि किसी फंक्शन के ऊपर वो फुलझड़ियां नहीं चल रही।
दिस इज अ रियल थ्रेट टू द रीजन एंड द वर्ल्ड। तो ये तो अब वो एक रियासत जिसको हम फैशिस्ट रियासत हुकूमत कहते हैं, पहले वो अपने लोगों के साथ, निहत्ते कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं, हर हमसाये से लड़ाई मोल ली हुई है। और अब ये भी समझ आ गई कि ये सिस्टम है। 2 साल में कितनी दफा इनकी यूरेनियम चोरी होने के पहले केस बने हैं, सबमरीन जो है वो लीक कर रही होती हैं, मिसाइल जो है, अच्छा मिसाइल भी बड़ा ही कोई माशाल्लाह पहुंचा हुआ है कि जब वो गलती से भी चलता है तो पाकिस्तान ही आके गिरता है। बिल्कुल कमाल है, मतलब है कि मिसाइल पे भी आफरीन है। तो देखें ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। द वर्ल्ड हैज टू वेक अप। हाँ, अगर अपने पेरोकल इंटरेस्ट में इंडिया के लिए आंखें बंद ही रखनी है तो वो भी वैसे पिछले 2 हफ्ते में इंडिया ने दिखा दिया है कितने वो हलीफ हैं और किसके हलीफ है। सो ये पता नहीं, अब तो बेवकूफाना हद तक ये बात चली गई है। डॉक्टर साहब, दुनिया को पता चल भी गया, दुनिया का इस पर कोई रिएक्शन आया भी नहीं। दुनिया भी तो एक तरह से अपना जो टिल्ट है, झुकाव है, वो भारत की तरफ ही रखती है। एक तरह से तो नहीं, हर तरह से करती है। मतलब जो बहुत से ममालिक है दुनिया के जो करते रहे हैं, वरना कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है, ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं यूक्रेन की और दुनिया, क्या कश्मीर के मुसलमान इंसान नहीं, कश्मीरी इंसान नहीं है? देखिए ये तो हमें पता है कि इस तरह तो दुनिया को, इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड, लेकिन हम तो अपनी आवाज उठाएंगे, जहां जहां जाएंगे वो जाएंगे। लेकिन चलें ये भी कह देता हूं कि जी ये किसी और का मसला नहीं है, देखिए कश्मीर पे वो बात नहीं कर रहे, ओके, हालांकि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको वादा किया हुआ है, चलें वो भी छोड़ दें। और भाई अभी जब एक मिसाइल का ये केस बना है, पहले यूरेनियम थेफ्ट का बना है, तो जब को खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर बम भी गलती से चलेगा तभी जागेंगे, जब सारी दुनिया मतलब है कि इसके हलाक हो रही होगी इससे, खुदा ना खास्ता। तो भाई देख लेना हो क्या रहा है। अभी तो मुझे लगता है वो हिटलर से तशबीह देना भी जो है वो बहुत ज्यादा क्रेडिट देना है इस हुकूमत को हिंदुस्तान की। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, तो बिल्कुल इंसान भी रहे हैं कि नहीं जिस तरह हरकतें कर रहे हैं। और फिर चले, मैं 1 सेकंड के लिए मानता हूं गलती हुई, तो 2.5 दिन लगे आपको बताने में कि ये हो गया, इतनी बड़ी चीज हो गई। अगर खुदा ना खास्ता यहां को नुकसान हो जाता फिर क्या हो जाता? सो ये अभी तो इट्स रियली इनफ इज इनफ। और अगर दुनिया ने नहीं जागना तो फिर मुझे लगता है शायद अमन में कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।